हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल और आज हम जो सेशन शुरू करने लगे हैं दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट में काउंट होता है, स्पेशली जब इसके अंदर बहुत सारा काम करना हो या बहुत सारे डेटा एनालिसिस करने हो या कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हो। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी करेंगे। इजीली हम इसको समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ कैसे काम किया जा सकता है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं तो हमें उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पहले जान लेना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, क्या काम कर सकता है और उसको इजीली कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट आज के सेशन में हम परफॉर्म करेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। अब बेसिकली जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास आती है एक बुक, और हर एक बुक के अंदर आता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट शीट। अब जब हम शीट्स की अगर हम बात करते हैं तो शीट्स हमारे पास एक्सटेंड की जा सकती हैं। लाइक मैं शीट बढ़ा सकता हूँ, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन। जितनी भी शीट्स मैं चाहूँ उतनी ऐड कर सकता हूँ। और हर एक शीट के अंदर मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स मिलेंगे, लाइक कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इस टाइप के कॉलम्स मिलते हैं। और ये कॉलम्स हमारे पास ए टू जेड तक चलते हैं, देन ए बी ऐसे करते हुए ए जेड तक जाते हैं, देन बी सी ऐसे करते हुए बी जेड तक। और इसी टाइप से काउंटिंग हमारे पास एक्स एफ डी तक चल रही होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कॉलम्स हमारे पास होते हैं ए से लेकर एक्स एफ डी तक, जो कि होते हैं 16,384। और अगर पर्टिकुलरली मैं बात करता हूँ रोज़ की, तो रोज़ होती हैं हमारे पास 10,48,576। अब कॉलम्स वो पोर्शन जो हमारे पास यहाँ वर्टिकली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ठीक है। और रोज़ हमारे पास वो हो गई जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो बेसिकली अगर मैं रोज़ की बात करूँ तो 10,48,576 रोज़ हैं जो हमें यहाँ बॉटम में दिख सकती हैं। और ये साइज़ हमारे को हर शीट के अंदर मिलता है। इसीलिए हम एक्सेल को स्प्रेड शीट भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हर एक कॉलम और हर एक रो का एक पर्टिकुलर नाम है। तो इसीलिए हमारे पास एक सेल का भी एक पर्टिकुलर नेम होता है, या जिसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। अब सेल पर्टिकुलर क्या होगा हमारे पास, जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसका सेल नेम या सेल एड्रेस जो होगा हमारे पास वो बिल्डअप होगा विद द हेल्प ऑफ कॉलम नेम एंड रो नेम। जहाँ कॉलम का नाम और रो का नेम दोनों चीज़ें हमारे पास कंबाइंड होती हैं, या हम कह सकते हैं रो का नंबर हमारे पास कंबाइंड होता है, उसको हम सेल नेम या सेल एड्रेस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेल पे कर्सर रखता हूँ तो इस सेल का नाम है H6, क्योंकि ये कॉलम से बिलोंग कर रहा है जिसका नाम है H, और जिस रो से बिलोंग कर रहा है उस रो का नाम है 6। अब जिस किसी सेल का मुझे कभी भी सेल एड्रेस आइडेंटिफाई करना हो तो आइदर मैं उस सेल पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करते ही वो कॉलम और रो हाईलाइट हो जाएगी, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि इस सेल का नाम क्या है। या फिर मैं इस छोटे बॉक्स के अंदर मैं उस नेम को व्यू कर सकता हूँ, जैसे यहाँ दिखा रहा है दिस इज J12। तो ये पोर्शन कहलाता है हमारे पास नेम बॉक्स, जिससे हम एक सेल का नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास यूज़ हो रहा है फॉर कैलकुलेशंस। और जब भी हम कोई कैलकुलेशन यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन इंप्लीमेंट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। जब हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फार्मूला, और एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं इनबिल्ट फार्मूलाज। अब यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज वो हैं जो यूज़र अपनी चॉइस से बना सकता है, उसको जैसी कैलकुलेशन चाहिए, जिस टाइप का मॉडिफिकेशन उसको चाहिए फार्मूला के अंदर, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फार्मूला। और इनबिल्ट फार्मूला वो फार्मूला होता है जो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बने हुए हैं। अब इन ऑलरेडी क्रिएटेड या प्री डिफाइंड फार्मूलाज या इनबिल्ट फार्मूलाज को हम देख सकते हैं फार्मूलाज टैब के अंदर। इनको माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, लाइक फाइनेंशियल फार्मूलाज, लॉजिकल फार्मूलाज, टेक्स्ट फार्मूलाज, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंसेस, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, या इसके अलावा स्टैट्स, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी एंड वेब। तो ये बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है जिसके अंदर ये फार्मूलाज हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनबिल्ट फार्मूलाज जो होते हैं हमारे पास वो 3000 से ऊपर फार्मूलाज हैं हमारे पास, 3000 प्लस फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर।
अब ऑब्वियसली हम इतने सारे फार्मूलाज को यहाँ पे यूज़ नहीं करते, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उन मेन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, या हमारे जॉब क्राइटेरिया या हमारे वर्क प्रोफाइल के साथ मैच करते हो या रिक्वायर्ड हो, हम उन्हीं फार्मूलाज को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब चाहे मैं यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज बिल्डअप करूँ, चाहे मैं इनबिल्ट फार्मूलाज यूज़ करूँ, मुझे इन फार्मूलाज के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे नॉर्मली हम मैथ्स में जब हम कोई फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं तो हर एक फार्मूला का देयर इज़ अ पर्टिकुलर रूल। सेम ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप किसी भी तरीके के फार्मूला बनाओगे तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर रूल फॉलो किया जाएगा। उनको हम बोलते हैं रूल्स फॉर राइटिंग अ फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो चाहे वो इनबिल्ट हो, हमें उन पर्टिकुलर रूल्स के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो रूल्स की जब हम बात करते हैं तो रूल्स बेसिकली हमारे पास सबसे पहला रूल इसके अंदर आता है कि फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन, कि जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो हमेशा इक्वल साइन से शुरू होगा। कोई भी फॉर्मूला है, चाहे वो इनबिल्ट फॉर्मूला है चाहे वो यूज़र डिफाइंड फॉर्मूला है, हमेशा हम उसको इक्वल से ही शुरू करेंगे। इसके साथ साथ नेवर यूज़ स्पेस बिटवीन अ फॉर्मूला। कभी भी हम कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे, कोई भी सेल एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन या कैसा भी अरिथमेटिक ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, वो सारे फॉर्मूला को लिखते टाइम हम कहीं पे भी स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यूज़ अरिथमेटिक सिंबल्स फॉर कैलकुलेशंस, जैसे कि अगर मुझे ऐड करना है तो मैं प्लस का साइन यूज़ करूँगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टरिस्क और डिवाइड करने के लिए स्लैश। तो ये हम अरिथमेटिक सिंबल्स यूज़ करते हैं जब कभी भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट रूल जिसको हम बोलते हैं यूज़ सेल एड्रेस फॉर कैलकुलेशन। सेल का एड्रेस हम यूज़ करेंगे किसी कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए। अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये 4 रूल मुझे हमेशा इम्प्लीमेंट करने होंगे हर फॉर्मूला की क्रिएशन में। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सेल में मैंने लिखा 10 और दूसरे सेल में मैंने लिखा 20, और मैं चाहता हूँ इन दोनों सेल्स को मैं कैलकुलेशन में परफॉर्म कर सकूँ, दोनों का एडिशन कर सकूँ। तो सबसे पहला रूल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि फॉर्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होगा। हम इसके बीच में स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे और सेल का एड्रेस यूज़ करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ सेल का एड्रेस आ रहा है दैट इज़ H10, तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा H10। अब ये केस सेंसिटिव नहीं है तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे कैपिटल H और 10 लिखना है। मैं नॉर्मली H10 भी लिखूँगा तो भी ये उसी सेल एड्रेस को पिक करेगा। देन मैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए प्लस का साइन यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं दोनों सेल्स को ऐड कर सकूं, और उसके बाद मैं दूसरा सेल दैट इज़ I10, मैं इस दो पर्टिकुलर सेल्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला के अंदर एंड देन प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली उन दोनों सेल्स का एडिशन मुझे यहाँ परफॉर्म करके दे दिया। अब हम सेल एड्रेस इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर मैं इन सेल्स के अंदर कोई भी चेंजेस करता हूँ, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेटेड रिजल्ट को यहाँ रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज कोई और नंबर लिखता हूँ जिसको मैं 20 से ऐड कर रहा हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया फॉर्मूला और हमारे पास आउटपुट जनरेट कर दिया। या सपोज मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला में वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाएगी। कुछ भी हमें अपने आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या एक बार फॉर्मूला आपने लिखा तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस की वैल्यूज़ के साथ अपडेट होता रहेगा। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और रूल्स भी आते हैं, जैसे कि यूज़ कॉलन साइन फॉर, या हम कह सकते हैं कॉलन साइन क्या होगा, फॉर गिविंग एनी रेंज ऑफ सेल्स। जब हमें रेंज ऑफ सेल्स या एक साथ बहुत सारे सेल्स को एक ही टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे रेंज ऑफ सेल्स यूज़ करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कॉलन साइन से। इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पे पहले स्टार्टिंग सेल का नाम देना होगा और उसके बाद कॉलन साइन और फिर एंड सेल का नाम देना होगा। तो मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ जहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ
और मैं चाहता हूँ इन सारे नंबर्स को मैं एक साथ ऐड कर सकूँ इस सेल के अंदर। तो मैंने फॉर्मूला स्टार्ट किया इक्वल्स टू, अब मैं इसके लिए एक इनबिल्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड सम। तो जैसे मैंने कहा कि चाहे इनबिल्ट फार्मूला हो चाहे यूज़र डिफाइंड फार्मूला हो, हम हमेशा उस फार्मूला को शुरू करेंगे इक्वल साइन से। उसके बाद मैंने इनबिल्ट फार्मूला का नाम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैं सेल एड्रेस दूंगा जो कि है H12 से शुरू हो रहा है, कॉलन साइन, और उसका सेल एड्रेस एंड हो रहा है K12 पे। तो जैसे ही मैंने सेल एड्रेस दिया उसने ऑटोमेटिकली वो एंटायर रेंज ऑफ सेल पिक कर ली और उन्हीं रेंज ऑफ सेल का कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म कर दिया। तो कॉलन साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब कभी भी हम रेंज ऑफ सेल्स को यूज़ करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए। इसके अलावा हम एक और रूल यूज़ करते हैं, यूज़ कॉमा फॉर सेपरेटिंग एनी क्राइटेरिया इन अ फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज अगर मुझे इम्प्लीमेंट करने हैं तो वहाँ पे हम कॉमा साइन का यूज़ करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ जहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर नंबर्स रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे सेल्स सारी वैल्यूज़ मुझे ऐड नहीं करनी, मुझे कुछ पर्टिकुलर रो वाइज वैल्यूज़ ऐड करनी है। फर्स्ट रो मुझे ऐड करनी है, उसके बाद मुझे थर्ड रो ऐड करनी है और उसके बाद मुझे फिफ्थ रो ऐड करनी है। मैं बीच में सेकंड और फोर्थ रो को इग्नोर करना चाहता हूँ। तो अब ऐसा करने के लिए अगेन मैं एक इनबिल्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इक्वल्स टू सम। लेकिन अब यहाँ क्राइटेरियाज अलग अलग हो रहे हैं। तो पहले क्राइटेरिया में मैंने रेंज चूज़ करी H12 से लेकर K12 तक की रेंज। पहला क्राइटेरिया मेरे पास कंप्लीट हुआ तो मैं यहाँ कॉमा साइन दूंगा। दैट मीन्स एक दूसरा क्राइटेरिया दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं चूज़ कर रहा हूँ H14 से लेकर K14 तक। एक और क्राइटेरिया मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ H16 से लेकर K16 तक। तो ये तीन अलग अलग क्राइटेरियाज मुझे सिर्फ इन तीन पर्टिकुलर रोज का ही कैलकुलेशन अपने फॉर्मूला में चाहिए। तो मैंने उस क्राइटेरिया को सेपरेट किया यूजिंग कॉमा साइन। इस रूल के अलावा हमारे पास एक और रूल आता है जिसमें हम यूज करते हैं बॉडमास रूल फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। जहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, एक क्राइटेरिया या एक कैलकुलेशन के अलावा कोई दूसरी अलग कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करनी है, तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं बॉडमास रूल। अब इस बॉडमास रूल में हम क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रैकेट स्टार्ट करके मैंने इम्प्लीमेंट किया कि मुझे सम करना है H12 से लेकर K12 तक का। एक क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे दिया कि सम होगा H12 से K12 तक का, और उसके बाद मैं चाहता हूँ माइनस हो जाए उसके अंदर से I10 की वैल्यू। तो I10 में जो भी वैल्यू आ रही दैट इज़ 23, वो उसको सब्ट्रैक्ट करेगा एक सम करने के बाद, और मैं इस पूरे क्राइटेरिया को एक ब्रैकेट के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड बॉडमास रूल। ब्रैकेट ऑर्डर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिससे हम इसको यूज़ कर सकें। अब नॉर्मली बॉडमास रूल जब हम मैथ्स में यूज़ करते हैं तो मैथ्स में हमारे पास अलग अलग क्राइटेरियाज आते हैं। छोटी कैलकुलेशंस को राउंड ब्रैकेट्स में करते हैं, इनसे बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट होती हैं, और उनसे ही बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट के बीच में आती हैं। लेकिन ये अलग अलग वेराइटी ऑफ ब्रैकेट्स हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे जिनके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके साथ साथ हमारे पास एक और रूल आता है, यूज़ डबल इन्वर्टेड कॉमास फॉर राइटिंग एनी टेक्स्ट इन दी फॉर्मूला। अगर मुझे फॉर्मूला के बीच में कभी कोई टेक्स्ट रिप्रेजेंट कराना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास का। अब इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि इस सेल के अंदर K18 के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट की टोटल मार्क्स की परसेंटेज आ रही है। परसेंटेज इज़ 56%, और मैं चाहता हूँ इस 56% के अकॉर्डिंग उसको दिखाए कि वो या तो पास है या फिर फेल। और इस पास या फेल को डिनोट करने के लिए हम एक और इनबिल्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इफ़। अभी आप इफ़ की टेक्निकलिटी में नहीं जाए क्योंकि मैं आगे आने वाले सेशंस के अंदर इफ़ को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी हम फॉर एन एग्जांपल की डबल इन्वर्टेड कॉमास कैसे टेक्स्ट को यूज़ करता है तो हम सिर्फ उसी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा कि जो भी मेरे पास परसेंटेज आ रही है वो अगर
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33 है, दैट मीन्स 33 से ज़्यादा या 33 के बराबर है, तो मैं चाहता हूँ कि तब वो शो करे पास, अदरवाइज शो करे फेल। तो ये क्राइटेरियाज मैंने उसको प्रोवाइड करे जो कि टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट से रिप्रेजेंट होने वाले हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई करेगा इफ परसेंटेज इज लेस देन 33 तो उसको शो करेगा फेल, या परसेंटेज अगर 33 से ज़्यादा होगी तो उसको शो करेगा पास। तो इस टाइप में हम टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा पा रहे हैं यूजिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास। अब बेसिकली मैं किसी भी टाइप का फॉर्मूला यूज़ करूँ, चाहे वो यूज़र डिफाइंड हो जो मैं खुद बना रहा हूँ, चाहे वो इनबिल्ट हो जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी बिल्डअप करके दे रखे हैं, इन दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया को मैं यूज़ करूँगा तो ये मेनली यूज्ड रूल्स हमारे पास हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने ही होंगे। तो बेसिकली कभी भी हम एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं तो ये रूल्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो कैसे वो सेल एड्रेसेस का यूज़ करेगा जिनके थ्रू कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, ताकि उन सेल एड्रेसेस में कोई भी वैल्यू चेंज हो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट करने लगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें बताएं, और अपडेट जानने के लिए और भी नए ट्यूटोरियल्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।